Hey guys, what's up everyone? Welcome back to the channel. This is Shivam Dwivedi and you are watching Inspired Economics. आज हम डिस्कस करेंगे द डेली हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस को और आज है तारीख हमारी 23 सितंबर 2021। दोस्तों इसमें बहुत अच्छी अच्छी न्यूज़ आई है, ठीक है। और इसके प्रॉपर मैंने नोट्स भी बनाए हुए, इसकी पीडीएफ फाइल आपको अवेलेबल हो जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जिसको आप लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आप वहाँ से जाके उसे ज्वाइन कर सकते हैं या फिर आप सीधा टाइप करो इकोनॉमिक्स कीजिए, आपको मिल जाएगा हमारा चैनल, ठीक है। चलो न्यूज़ कुछ ऐसी है हमारे पास। सबसे ये तो छोटी सी एक न्यूज़ है, मैं कवर कर लेता हूँ इसको। पेज नंबर 1 पे कोविशील्ड फाइन बट नॉट इंडियन सर्टिफिकेशन इन यूके। देखो क्या है, जो यूनाइटेड किंगडम जो यूके है वहाँ पे क्या हो रहा है कि उन्होंने कहा है कि अगर कोई इंडियन यूके में आना चाहता है तो पहली बात तो उसको वैक्सीनेशन करनी है, और वैक्सीनेशन करने के बावजूद भी उसे 10 दिन को क्वारंटाइन रखा जाए। मतलब 10 दिन जो है उसको हम अपने कस्टडी में रखेंगे, उसके बाद उसको हम बाहर जो एक्टिविटीज़ है वो कर सकता है, वो करना चाहता हो तो वो कर सकता है। अब एक बात सोच के देखो कि अगर कोई बंदा यूके जा रहा है किसी काम के लिए, मान लो 3 दिन के लिए, तो पहले वो 10 दिन क्वारंटाइन रहेगा, इसके बाद वो 3 दिन अपने जो बाकी काम है वो करेगा। रीज़न क्या है यहाँ पर यूके के द्वारा बताया जा रहा है, क्योंकि अभी आप जानते हो 2020 में जब सेकेंड कोविड वेव आई थी तो उसमें इंडिया जो है वो टॉप पर था। सबसे ज़्यादा जो केसेस देखे गए वो इंडिया के अंदर देखे गए। तो ये लोग ऐसा समझ रहे हैं कि इंडिया के अंदर जो केसेस हैं आज भी उतने ही चल रहे हैं और इंडिया की जो वैक्सीन है वो कारगर साबित नहीं हुई है। तो यहाँ पर बात ये हो रही है कि मोदी जी ने बोला है कि इस टाइप की डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी क्यों चलाई जा रही है। हाँ, अगर आपको इतना ही ज़्यादा कॉन्शियस है कोविड को लेकर, तो जो पॉलिसीज आपने हमारे लिए बनाई है वो आप सबके लिए बनाओ कि अगर बाहर से कोई भी आपके यूके में आएगा तो आप वही सेम पॉलिसी जो इंडिया के लिए अप्लाई कर रहे हो सेम के लिए सबके लिए वही होगी। तो हमें समझ आया कि हाँ, आप कॉन्शियस हो बहुत ज़्यादा अपने देशवासियों को लेकर, बट आप सिर्फ हमारे ही साथ ऐसा कर रहे हो, ये चीज़ कहीं ना कहीं गलत है। तो ऐसे में मोदी जी के द्वारा ये बोला गया कि अगर आपने इस चीज़ को सही नहीं किया तो आने वाले टाइम के अंदर हम भी आपके साथ कुछ ऐसे ही करें जैसे आपने अभी हमारे साथ किया हुआ है। तो ये एक छोटी सी न्यूज़ है। देखो इस टाइप की जब हम इंटरनेशनल की बात करते हैं तो इंटरनेशनल ट्रेड में क्या होता है ना, डिप्लोमेटिक रिलेशंस बनाना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बट अगर कोई कंट्री इस टाइप की डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी चला रही है, वो भी 195 कंट्री में सिर्फ एक कंट्री के साथ, तो ये बहुत सोचने वाली बात है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने ये कदम उठाया। तो यहाँ पर इंडिया वाले इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा खफा है, बहुत ज़्यादा नाराज़ है। हो सकता है आगे जाके यूनाइटेड नेशन में WHO के सामने इस बात को रखा भी जाए, बट फिलहाल अभी मोदी की तरफ से कहा गया कि अभी हम आपको टाइम दे रहे हैं, अगर आप अपने डिसीजन को चेंज नहीं करोगे तो काउंटर के लिए हम भी कुछ ऐसा करेंगे जिससे आपके नागरिकों को दिक्कत होनी शुरू हो जाएगी। वैसे जनरली हम ऐसा करेंगे नहीं, बट हम धमकी जरूर देंगे उन्हें, ठीक है। ये एक छोटी सी न्यूज़ है। इसका यहाँ पर एक न्यूज़ आ रही है कि कोविड में जिन लोगों की डेथ हुई है, जितने भी इंडियंस की डेथ हुई है, उसको 50,000 रुपये प्रत्येक व्यक्ति को दिया जाएगा। दोस्तों आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर 50,000 क्या कोई रकम होती है? मतलब इतना तो हेल्थ इंश्योरेंस वाले भी ज़्यादा देते हैं जब इंसान जिंदा होता है, यहाँ इंसान चला गया तब जाके गवर्नमेंट 50,000 रुपये दे रही है। देखो गवर्नमेंट का ये कहना है कि एक चीज़ याद रखना हमेशा कि ये जो है हमारी तरफ से ये डेथ नहीं हुई है, ये एक नेचुरल क्लैमिटी है जो सब जगह पहुँची हुई है, और इससे अगर किसी की डेथ होती है तो सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। बट स्टिल अगर सरकार दे रही है तो चुपचाप से ले लो। देखो कहना कितना ख़राब लग रहा है ना कि सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। जब चुनाव आते हैं तो इस तरीके से वो अपने बयान देते हैं कि हम आपके लिए ये करेंगे वो करेंगे, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। लेकिन जब कोई पेंडेमिक आती है, जब पैसे देने की बात आती है, तो ये सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है। तो यहाँ पर ये 50,000 रुपये सरकार के द्वारा दिए जा रहे हैं। अब यहाँ पर बात आ रही है, ये NDMA का पॉइंट यहाँ पर उठाया गया कि NDMA का पॉइंट क्या है यहाँ पर। दोस्तों पहले आप मेरी बात को सुनो, ये NDMA की जो फुल फॉर्म है इसके लिए बाकायदा मैंने नोट्स बनाए हुए हैं। आप नोट्स को देखो तो आपको ना प्रॉपर समझ आएगा। चलो नोट्स मैं आपको दिखाता हूँ। आज की तारीख है 23 सितंबर और NDMA ये रहा। इसकी फुल फॉर्म है आपकी नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ये आपके जीएस पेपर नंबर 3 डिज़ास्टर मैनेजमेंट में बहुत काम आएगी। अब देखो बेसिकली जो NDMA है, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ये की स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि इंडिया में बनाई गई थी खास तौर पे डिज़ास्टर को टैकल करने के लिए। अब डिज़ास्टर में कौन कौन सी डिज़ास्टर आएंगी, ये आपकी नेचुरल भी आ सकती हैं और मैन मेड भी आ सकती है। तो इसको फॉर्म किया गया था 27 सितंबर 2006 को, और इसके अंदर क्या बोला गया था कि हम बाकायदा इसका एक एक्ट बनाएंगे, डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, जिसको चेयर कौन करेगा, हमारे प्राइम मिनिस्टर करेंगे, और 9 और भी लोग होंगे जो इसको क्या करेंगे, चेयर करेंगे, जिसमें वाइस चेयरमैन अलग अलग टाइप के एक्सपर्ट्स होंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर बोला क्या गया कि इसके अंदर जो नेचुरल डिज़ास्टर है और जो मैन मेड डिज़ास्टर है, उनसे अगर कोई नुकसान किसी व्यक्ति को या किसी देश को पहुँचता है तो उसमें जो रिलीफ होता है वो रिलीफ ये क्या करवाएंगे, उन लोगों को प्रोवाइड करवाएंगे। तो ये बेसिकली फंक्शन था हमारे यहाँ पर NDMA का। तो आई होप आपको NDMA के बारे में पता चल गया हो। तो यहाँ पर NDMA के द्वारा ये बोला जा रहा है कि हम जितने भी कोविड-19 के जो पेशेंट्स हैं उनको 50,000 रुपीज़ पर हेड के हिसाब से यहाँ पर देंगे, ठीक है। तो आपको आई थिंक ये बात समझ आएगी। अच्छा ये किस तरीके से दें उसका प्रोसीजर देख लो। बात ये है कि
अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ आप देख पा रहे हैं, अ लुक एट हाउ द एक्स ग्रेशिया ₹50,000। अच्छा, एक्स ग्रेशिया का मतलब है ये सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, बट इसलिए यहाँ पर सरकार आपको ये पैसा दे रही है। तो यहाँ पर किस तरह से फंड को एलोकेट किया जाएगा, तो ये जो एनडीएमए है ये क्या करेगा, जितने भी कोविड-19 से जिनकी डेथ हुई है उनके घर वालों के अकाउंट नंबर लेगा और बाकायदा डेथ सर्टिफिकेट भी यहाँ पर आपको इशू करना पड़ेगा, मतलब सबमिट करना पड़ेगा। उसके बिहाफ पे ये आपके अकाउंट के अंदर 30 दिन के अंदर जो पैसे हैं वो डिपॉजिट यहाँ पर कर देंगे। तो एक छोटी सी आपको रिलीफ यहाँ पर मिल जाएगी। बाकायदा इसके लिए पूरे एक्सपर्ट्स की टीम बैठेगी कि किन किन लोगों को पैसे मिले, किन किन लोगों को पैसे नहीं मिल पाए, उसके क्या रीज़न है, उसके क्या लूपहोल, मतलब हर चीज़ का यहाँ पर जो है वो ब्यौरा रखा जाएगा। तो ये बेसिकली एक छोटी सी न्यूज़ थी जो मुझे लगा आपको कवर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद यहाँ पर एक छोटी सी न्यूज़ आ रही है, WHO ने ग्लोबल एयर इंडेक्स को लेकर अपनी जो इंडेक्सेशन है उसको चेंज किया है। 2005 में लास्ट किया था, अब जाके 2021 में चेंज किया है। इसको मैं आगे कवर करूँगा, अभी आगे भी न्यूज़ आने वाली है, उसके अंदर सेम चीज़ को कवर करेंगे, ठीक है। चलो इसके बाद अगर हम आगे चलें तो यहाँ पर एक छोटी सी न्यूज़ आ रही है, वन वर्ल्ड राइनो डे 2500 हॉर्न्स टर्न टू एशिया इन आसाम। अभी क्या बोला है, अच्छा हॉर्न्स का मतलब जानते हो, हॉर्न्स का मतलब लाइक सींग, ठीक है। तो मैं आपको ना इस पर पहले आपको एक चीज़ बताता हूँ। आप ये जो फोटोग्राफ देख रहे हैं, इस फोटोग्राफ में क्या है, जैसे सींग होते हैं ना, गैंडे के सींग जो होते हैं वो यहाँ पर रखे गए हैं और इनको जलाया गया। आपको कि सर गैंडे के सींगों को जलाया गया, ऐसा क्यों? तो मैं पहले आपको ना इसके बारे में थोड़ी सी हिस्ट्री बताता हूँ, तो आपको ना ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा कि आखिर गवर्नमेंट के द्वारा ऐसा क्यों किया गया। देखो पहली बात तो ये है कि कल आप जानते हो, कल हमारे पास क्या था, 22 सितंबर, जिसमें मैंने न्यूज़पेपर अपलोड नहीं किया था जस्ट बिकॉज ऑफ मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। तो जो ये आप देख पा रहे हैं फोटोग्राफी किसकी है, गैंडे की है। आप देख पा रहे हैं किसी के 2 सींग है, किसी के एक ही सींग है। तो लोग क्या करते थे कि इनके सींगों को काट के इनको बेचा करते थे। तो कल का दिन जो है वो वर्ल्ड राइनो डे के हिसाब से मनाया गया था, जिसके अंदर जितने भी लोगों ने सींगों को काटा था उन सभी सींगों को जला दिया गया था। रीज़न ये बताया गया था कि आप जिन जानवरों को मार रहे हो, जिनके सींग काट काट के आप सोच रहे हो कि इनको मार्केट में बेचेंगे, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। देखो अब यहाँ पे जलाने का मकसद क्या था, जलाने का मकसद यहाँ पर ये था कि हम ये बता पाए मार्केट में लोगों को कि आप जिन राइनों को मार रहे हो ये सोचकर कि हम इनके सींगों को काट के मार्केट में बेचेंगे, हमें एक अच्छी कीमत मिलेगी, तो कोई कीमत नहीं मिलेगी। और देखो सरकार यहाँ पर सींगों को जला रही है, इसका मतलब उसकी वाकई में कोई कीमत नहीं है, क्योंकि लोग क्या करते थे, सींग के चक्कर में पूरा गैंडे को ही मार देते थे। और अब देखा ऐसा जा रहा है कि जो गैंडे की जो प्रजाति है वो धीरे धीरे लुप्त होती है। उसमें 5 टाइप की प्रजातियाँ होती है, कुछ ऐसी हैं जो बिल्कुल लुप्त की कगार पर हैं, कुछ ऐसी हैं जो होने वाली हैं। तो मतलब इन सबको प्रोटेक्ट करने के लिए सरकार द्वारा ये कदम उठाया गया। ये जीएस पेपर नंबर 3 के हिसाब से बहुत ज़्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो अब आपको याद रखना कि 22 सितंबर को हर साल क्या मनाया जाता है, वर्ल्ड राइनो डे मनाया जाता है। और ये किसके लिए मनाया जाता है, ताकि लोगों के अंदर अवेयरनेस को पैदा किया जा सके कि राइनो जो है उनको काट के बेच के कोई फ़ायदा नहीं है, आपको कोई कीमत नहीं मिलने वाली है, ठीक है। अब यहाँ पर 5 प्रजातियों के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, साउथ अफ्रीका में 2010 के अंदर ये बोला गया कि जैसे राइनो की जो संख्या वर्ल्ड के अंदर है, वर्ल्ड की बात करूँ अभी इंडिया की नहीं, वो धीरे धीरे कम होती है। लोग इनका शिकार करते हैं, इनके सींग को काट देते हैं, ये सोचकर उसकी कीमत मिलेगी। तो इस तरह से उनकी जो जान माल का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ गया, जिसकी वजह से उनकी जो संख्या है वो कम हो गई है। अगर हम बात करें तो वाइट राइनो जो है वो, वाइट राइनो, ब्लैक राइनो, ग्रेटर राइनो, अच्छा ये सारे हमारे पास 5 टाइप के क्या है, राइनो है, ठीक है। अच्छा अगर हम इन राइनो ऑब्जेक्टिव की बात करें तो हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि कुछ इस टाइप के कैंपेन चलाए जाएँ कि लोगों के अंदर ये अवेयरनेस फैलाया जा सके कि राइनो को मारना गलत नहीं है, लेकिन आप अगर उससे पैसा कमाना चाहते हो तो आप पैसा नहीं कमा सकते। और यही रीज़न है यहाँ पर कई सारे राइनो को जो सींग पड़े हुए थे उन सबको क्या किया गया, यहाँ पर जलाया गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पर समझ आ गई होंगी कि आखिर सरकार ने इतना बड़ा कदम क्यों लिया कि राइनो के इस सींग को सबको आग लगा दी गई, ठीक है। तो अच्छा ये सब कहाँ पर किया गया, ये किया गया कजारिंगा नेशनल पार्क जो कि आसाम के अंदर है। अच्छा आसाम के अंदर सबसे ज़्यादा जो है ना ये जो गैंडे हैं ये सबसे ज़्यादा वहाँ पर पाए जाते हैं। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में सबसे ज़्यादा जो गैंडे हैं वो यहीं पर आपको मिलेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर है, जस्ट बिकॉज ऑफ अवेयरनेस के चक्कर में ये सारी चीज़ें यहाँ पर की गई। इसके बाद अगर हम आगे यहाँ पर चलें तो इस वाले यहाँ पर ना आप राइट साइड देख सकते हैं, एक्सपर्ट ने कहा है कि जो एयर क्वालिटी नॉर्म्स हैं उसको चेंज किया जाना चाहिए, और चेंज हुआ भी है WHO के अंदर। तो मैं भी इसको आगे कवर करूँगा, डोंट वरी, ठीक है। चलिए तो इसके बाद आगे चलते हैं। ये आपका इसमें कोई ऐसी खास न्यूज़ नहीं है, यहाँ भी कोई ऐसी खास न्यूज़, सारी लोकल लेवल की न्यूज़ है। ये एडिटोरियल सेक्शन पर आते हैं। देखो लेफ्ट साइड एक एडिटोरियल दे रखा है, अ टाइम टू इंट्रोस्पेक्ट
मोर सेंटर स्टेट डेलिबरेटली नीड विद जीएसटी रेजिम एट अ क्रिटिकल टर्निंग पॉइंट। अब देखो पहली बात तो ये है कि ये सारा एडिटोरियल किस पर बेस्ड है, तो मैं बता दूं ये एडिटोरियल जीएसटी पर बेस्ड है। अच्छा, जीएसटी मीन्स गुड्स एंड सर्विस टैक्स। देखो जब जीएसटी सन 2017 के अंदर भारत में ये लॉन्च किया गया था, उसके बाद हमने ये चीज़ें देखी कि अभी भी कई सारी चीज़ें हैं जो इसमें करनी बाकी है। मतलब अभी भी हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन उतने नहीं हैं जितने होने चाहिए। इसके लिए क्या होता है, हर साल इसकी मीटिंग रखी जाती है। हर साल ऐसा जरूरी नहीं कि वो एक ही बार हो सकता है हर महीने एक बार हो सकता है 2 महीने में एक बार हो, तो डिपेंड करता है सर्कमस्टांसेस पर कि वो कब रखनी है। तो यहाँ पर जो मीटिंग रखी थी अभी रिसेंटली जीएसटी की जो मीटिंग हुई है वो 45th मीटिंग हुई है। ठीक है, तो 45th मीटिंग के अंदर क्या क्या चीज़ें बोली गई मैं अभी आपको बताता हूँ। लेकिन पहले आप ये जानो कि जो जीएसटी का मैकेनिज्म है वो इंडिया के अंदर क्यों आया। बेसिकली जीएसटी का जो मैकेनिज्म है वो इंडिया में आया था ताकि जो मल्टीपल टैक्सेशन है हम उनको रिमूव करके एक टैक्स में कन्वर्ट कर दें। इसका दूसरा रीज़न था कि वन नेशन वन टैक्सेशन पॉलिसी को इंप्रूव करें। हम चाहते थे कि जो कास्केडिंग इफेक्ट है इसको यहाँ पर क्या किया जाए, रिमूव किया जाए। तो इन सबको रिमूव करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत थी, जीएसटी के मैकेनिज्म की यहाँ पर हमें ज़रूरत पड़ी। अब जीएसटी के अंदर जब इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ तो इंडिया के अंदर आप जानते हो कभी इंट्रोड्यूस है 1 जुलाई 2017 को। आप सोच के देखो अभी इसको लगभग 4 साल होने के लिए जा रहे हैं, लेकिन अभी भी इसके अंदर बहुत सारे लूप होल्स हैं। इस बात को इंश्योर करने के लिए हर साल इनमें मीटिंग, हर साल नहीं बल्कि हर दूसरे तीसरे महीने में मीटिंग होती रहती है। अभी रिसेंटली सितंबर मंथ में इनकी मीटिंग हुई जिसमें 45वीं मीटिंग हुई, 45th जीएसटी काउंसिल मीटिंग हुई है। तो ये अगर मैं बात करूँ यूपीएससी में जीएस पेपर नंबर 3 के हिसाब से बहुत सारा इंपॉर्टेंट है, जिसमें 3 टॉपिक आपके कवर हो जाएंगे, गवर्नमेंट पॉलिसी एंड इंटरवेंशन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। अच्छा, ये न्यूज़ में क्यों आखिर ये चर्चा, देखो पहली बात है कि अभी जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई 45th, उस मीटिंग में क्या क्या बातें हुई मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली बात ये बोलेगी कि आपने देखा कि अभी जितने भी ऐसी मेडिसिन जिनको हम ड्रग्स बोलते हैं, वो मेडिसिन जो कोविड-19 की रिलीफ में काम की जाती है, उन मेडिसिन पर लगने वाले जीएसटी के रेट को अभी कम कर दिया गया है। और ये कहा जा रहा था कि ये जीएसटी के रेट को हम दोबारा बढ़ा देंगे सितंबर से, लेकिन अभी क्योंकि सिचुएशन कंट्रोल में नहीं आई है तो अभी इसको और ज़्यादा एक्सटेंड कर दिया गया दिसंबर 2021 तक। तो सबसे पहला डिसीजन यहाँ पर क्या आया कि जीएसटी में जो रिलीफ मिलती थी, जो सीवियर ड्रग्स होते हैं उनमें रिलीफ दे दी गई दिसंबर 2021 तक कि उन पर जो है जीएसटी नहीं लगेगा। दूसरा ये क्या है, जैसे फूड डिलीवरी ऐप्स होते हैं आपके, जोमेटो हो गया, आपका फूड पांडा हो गया, इस तरह से आपका डोमिनोज, ये जितने भी अच्छा डोमिनोज की बात नहीं करता, जोमेटो की बात कर रहा हूँ और फूड पांडा हो गया, ठीक है। तो ये जितनी स्विगी, ये कंपनियां अगर चाहें तो अपने जीएसटी के दायरे में अपने आप को कवर करके अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर या अपनी सर्विसेज के ऊपर जीएसटी चार्ज कर सकती हैं। ये एक नया यहाँ पर रिवॉल्यूशन देखा गया। तो ये 2 चीज़ें। तीसरी चीज़ यहाँ पर क्या हुई है कि अभी रिसेंटली उन्होंने ये बोला है कि जो रेस्टोरेंट पार्टनर्स हैं अगर वो चाहें तो वो भी जीएसटी, ये आपका ऑनलाइन फूड के अंदर बेसिकली कवर हो गया। देखो अभी कहा ही जा रहा था कि पेट्रोल और जो डीजल है, ये 2 चीज़ें ऐसी हैं जो जीएसटी के दायरे में नहीं आती, यानी पुराने मैकेनिज्म के अंदर चलती हैं। तो कहा ही जा रहा था कि हो सकता है कि इन दोनों चीज़ों को जीएसटी के अंदर इंक्लूड कर लिया जाए, लेकिन अभी तक 45th मीटिंग के अंदर ये कहा गया कि हमें अभी कोई चांसेस नहीं है इसको जीएसटी के अंदर इंक्लूड करने की। बेसिकली क्या है ना कि अगर हम इनको पुराने दायरे के हिसाब से चलाएंगे तो गवर्नमेंट को पैसा बहुत अच्छा मिलता है। जैसे वैट वगैरह जो है ना 40% लगता है, तो पेट्रोल पे अच्छी खासी कीमत मिल जाती है गवर्नमेंट को एज अ रेवेन्यू के रूप में। लेकिन अगर ये जीएसटी के अंदर आ गई तो जीएसटी का मैक्सिमम रेट ही कितना है, 28%, तो गवर्नमेंट को अच्छी खासी रेवेन्यू का लॉस हो जाएगा। तो ये कहा जा रहा था क्योंकि हो सकता है इस मीटिंग में एक फ्रूटफुल डिसीजन ये आया कि पेट्रोल और डीजल पर जो जीएसटी के मैकेनिज्म इसको ले आए, बट ऐसा नहीं हुआ। तो अभी भी एक आगे पेट्रोल और डीजल जो है वो जीएसटी के मैकेनिज्म में नहीं रखे जाएंगे, ठीक है। इसमें 5वां डिसीजन ये लिया गया कि अभी हमारे यहाँ पर जैसे जो फॉरफिटेड राइस होते हैं उसमें जो जीएसटी लगता था उसको रिड्यूस कर दिया गया। पहले जो चावल जैसे आप देखते हो ना बासमती राइस वगैरह ये होते हैं, तो इन चावलों पर 18% का जीएसटी लगता था, लेकिन अभी क्योंकि कुछ जीएसटी डिपार्टमेंट को लगा कि फूड आर्टिकल पे थोड़ा कम जीएसटी होना चाहिए, तो इन्होंने उस जीएसटी के रेट को रिड्यूस करके 5% कर दिया है, ठीक है। इसी मीटिंग के अंदर ये कर दिया। फिर इन्होंने कहा कि जो ई-वे बिल का प्रोसेस है, फास्ट टैग का प्रोसेस है, इसको बहुत ज़्यादा टेक्निकल तरीके से किया जाए। टेक्निकल का मतलब ईजी किया जाए और इसको ऑनलाइन प्रोसेस के अंदर डाल दिया जाए कि लोगों का मैनुअल आना जाना जो है उसको रिड्यूस किया जा सके। और ई-वे बिल के अंदर जो दिक्कतें आ रही हैं कि ई-वे बिल बनाने में प्रॉब्लम आती है, इनकी साइट्स में ग्लिचेस आती हैं, उन चीज़ों को यहाँ पर रिमूव करने की यहाँ पर बात की गई। तो ये कुछ मेजर चीज़ें जो यहाँ पर डिस्कस की गई थी 45th जीएसटी काउंसिल मीटिंग के अंदर। अब हम बात करते हैं कि जो जीएसटी काउंसिल है इसमें क्या क्या चीज़ होती है, इसका पूरा मैकेनिज्म क्या होता है। तो पहली बात याद रखना, हमारे जो आर्टिकल का जो भारत का संविधान है उसमें आर्टिकल नंबर 279A है जिसके अंदर इन सब चीज़ों पर डिस्कस किया जाता है। अब बात करते हैं जो 279A उसके मुताबिक हमने जीएसटी काउंसिल को क्या किया, गठन किया गया। जीएसटी काउंसिल के अंदर क्या होता है, जो चेयरपर्सन जो पूरी मीटिंग को चेयर करता है वो कौन करता है, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर करता है। सर आपने यूनियन क्यों बोला, स्टेट क्यों नहीं बोला? देखो याद रखना, स्टेट और यूनियन टेरिटरी सबके अपने फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, बट उन सभी का बाप कौन होता है, यूनियन। तो यहाँ पर जो चेयरपर्सन करता है वो कौन करता है, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, जो कि अभी कौन है, हमारी निर्मला सीतारमन जी है, ठीक है। इसके अलावा और भी हमारे जो फाइनेंस
फाइनेंस मिनिस्टर जो स्टेट लेवल के होते हैं वो भी यहाँ पर बैठते हैं, और ये सब लोग मीटिंग करके डिसाइड करते हैं कि आने वाले टाइम के अंदर जीएसटी के मैकेनिज्म में क्या क्या चीज़ें और अच्छी हो जानी चाहिए, क्योंकि तो जीएसटी अभी भारत में नया नया आया है। तो नो डाउट अभी हमें बहुत सारी चीज़ों में बदलाव करना है, लेकिन जैसे मौसम बदल रहा है हमारी जो नॉलेज है वो बढ़ रही है, उस हिसाब से हम जीएसटी के अंदर हर 5वें-10वें दिन कोई ना कोई चेंजेस लेकर आ रहे हैं। और ये बहुत ही अच्छी बात है कि हमारी भारत सरकार जीएसटी को लेकर इतना ज़्यादा सोचे। बट मुझे लगता है अगर पेट्रोल और डीजल को भी जीएसटी के अंदर ले आया जाए तो कहीं ना कहीं लोगों की महंगाई पर थोड़ा सा कंट्रोल लग सकता है। तो देखते हैं सरकार इसके बारे में क्या करती है। ठीक है, इसके बाद ये पूरी न्यूज़ थी हमारी, ये एडिटोरियल था पूरा हमारा जीएसटी को लेकर। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इसके बाद क्या है, यहाँ पर एक न्यूज़ है, द जुडिशियल सिलेक्शन नीड मोर देन आर ट्वीक। अच्छा, ये क्या बोल रहा है, यहाँ पर कोलिजियम सिस्टम की बात की जा रही है। कि आपने देखा होगा भी कुछ टाइम पहले मैंने कई न्यूज़ के अंदर ये कवर किया था कि कोलिजियम सिस्टम के अंदर चेंजेस लाए जा रहे हैं, कि जो जजेस की वैकेंसीज है उनको फिल किया जा रहा है। ये एडिटोरियल उस पर बेस्ड है। यहाँ पर क्या होगा, एडिटोरियल बाद में पढ़ेंगे, पहले आप ये समझो कि कोलिजियम सिस्टम क्या होता है, क्योंकि ये आपके एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खासतौर पर इंडियन पॉलिटी को लेकर। इंडियन पॉलिटी में तो बाकायदा इस पर पूरा एक चैप्टर ही है। तो चलो एक काम करते हैं, हम कोलिजियम सिस्टम को डिटेल में पढ़ते हैं कि कोलिजियम सिस्टम होता क्या है। देखो बेसिकली कोलिजियम सिस्टम क्या होता है, अगर मैं सिंपल भाषा में आपको समझाना चाहूँ तो ये बोलूँगा, एक ऐसा सिस्टम जहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अपॉइंटमेंट की जाती है। एक ऐसा सिस्टम जहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की क्या की जाती है, अपॉइंटमेंट की जाती है। तो पहले क्या था कि 1981 में एक केस आया और उस केस के अंदर ये डिसाइड किया गया कि जो पुराना चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वही नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को क्या करेंगे, अपॉइंट करेंगे। तो ऐसे में पता है क्या हुआ, नेपोटिज्म बढ़ना शुरू हो गया, क्योंकि जो सीजीआई होता है उनके जो रिलेटिव्स होते हैं या उनके जो नॉन पर्सन होता है वो उनके ही रिकमेंडेशन करके उनको क्या बना देते हैं, नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना देते हैं। तो जब यहाँ पर कुछ लूप होल्स देखे गए तो यहाँ पर कहा गया कि एक और मीटिंग बुलाई गई 1993 में, और उसमें ये डिसाइड किया गया कि अब जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उसके साथ साथ एक पर्सन और अपॉइंट किया जाएगा जो क्या करेगा, उनके साथ मिलकर काम करेगा। और वो एक नहीं बल्कि 2 पर्सन होंगे। कितने होंगे, 2 सीनियर मोस्ट जजेस होंगे सुप्रीम कोर्ट के, रिटायर्ड जजेस होंगे जो बैठ के मिलकर बात करेंगे। टोटल कितने हुए, 3। पहले तो पुराना जो सीजीआई है वो, और साथ में 2 लोग और अपॉइंट कर दिए गए। तो टोटल 3 लोग ये मिलकर ही डिसाइड करेंगे कि नया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन होगा। फिर लगा कि नहीं 3 से काम नहीं चलेगा, तो 1998 के अंदर एक और बेंच की मीटिंग बुलाई गई और उसके अंदर कहा गया कि आप टोटल 5 मेंबर किए जाएंगे, जिसमें एक तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो करंट टाइम है वो, और साथ में 2 मेंबर तो और हो ही गए थे, और साथ में 2 मेंबर और बढ़ा दिए गए। तो टोटल 5 मेंबर्स की मीटिंग होगी जो ही डिसाइड करेगी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अब नया कौन बनेगा। बट नाउ द पॉइंट इज कि अब जो चीज़ें थोड़ी सी बदलाव की गई उसके अंदर ये बोला है कि जो वो 5 लोग हैं उनको रिकमेंडेशन देनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि वो जो बोलेंगे वही होगा, वो रिकमेंडेशन किसके पास जाएगी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास जाएगी, और फिर वो डिसाइड करेंगे कि हाँ कौन सा नया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अब बनना चाहिए। दोस्तों, जब भारत का संविधान लिखा जाता है तो अम्बेडकर साहब ने, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने साफ साफ बोला था कि ये जो पावर्स है ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास है। बट क्या हुआ, धीरे धीरे हम इसमें कुछ चेंजेस करते रहते हैं। नाउ फाइनली वो दोबारा से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के ही पास वो पावर आ गई। पहले भी थी, ऐसा नहीं है, बट क्या था ना कि हमने थोड़ा बहुत राइट जो है वो पुराने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को यहाँ पर दे दिया था। तो ये पूरा हमारा कोलिजियम सिस्टम था। आई होप आप इन सब चीज़ों को यहाँ पर समझ गए होंगे। तो यही सारी बात यहाँ पर बोली गई कि नेपोटिज्म को रिमूव करने के लिए कोलिजियम सिस्टम के अंदर चेंजेस लाना हमारे भारत के संविधान के लिए एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, चलिए, ताकि नेपोटिज्म के कॉन्सेप्ट को यहाँ से हटाया जा सके। अब इसमें और आगे चलते हैं। यहाँ पर एक पॉइंट आ रहा है, सी लेवल राइजेस इन इज सर्टेन। अब क्या हो रहा है, आप जानते हैं कि जो समुद्र का जो लेवल है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। आप समझ गए होंगे कि जो ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट होना शुरू हो चुके हैं। अब जब ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं तो क्या होता है ना कि जितने भी टापू होते हैं, जितने महाद्वीप होते हैं छोटे छोटे, जैसे हमारा अंडमान निकोबार समझ लो, तो ये सारे के सारे ढक जाते हैं पानी की परत के अंदर। फिर इस पर आपको आपकी लैंड तो बची नहीं, समझो आप पानी में चलेगी पूरी लैंड। हाँ, जब कम होता है तो वो लैंड नज़र आने लगती है। तो ये एक बहुत बड़ा रिस्क है कि अगर ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे तो फिर किस तरह से काम किया जाएगा, किस तरह से नहीं। तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है। तो इसको लेकर आईपीसीसी की हमेशा रिपोर्ट आती थी। अच्छा, आईपीसीसी फुल फॉर्म क्या होती है, इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। बेसिकली आईपीसीसी, चलो मैं इस पर आपको नोट्स बता देता हूँ तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। आईपीसीसी ये रहा। अभी क्या है, रिसेंटली आईपीसीसी ने अपनी एक रिपोर्ट जारी की थी 2021 के अंदर। ठीक है, ये आपका जीएस पेपर नंबर 2 और जीएस पेपर नंबर 3 के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ के साथ अगर मैं टॉपिक्स की बात करूँ किन टॉपिक्स के अंदर कवर होगा, तो एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एंड डिग्रेडेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब क्या है, ये आईपीसीसी की जो रिपोर्ट आई थी ये 2021 के अंदर आई थी, जिसके अंदर उन्होंने बताया था कि क्लाइमेट चेंज को लेकर क्या क्या चीज़ें यहाँ पर बोली आ रही हैं। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ है कि यहाँ पर इन्होंने, आपको पता ही होगा, यूएनएफसीसी जो है, जो यूनाइटेड नेशन का एक ग्रुप है, उन्होंने ये कहा था कि आने वाले
टाइम के अंदर हम एनवायरनमेंट को पॉल्यूशन से बचाने के लिए हमने कुछ अपने मिलेनियम डेवलपमेंट गोल बनाए थे। आपको याद होगा MDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बनाए थे। तो इनके अंदर ये बोला गया था कि 2050 तक हम अपने कार्बन एम्बिशन को क्या कर देंगे, ज़ीरो कर देंगे। कोशिश होगा कि कार्बन एमिशन कम से कम हो। इसके लिए कई सारे एग्रीमेंट भी होते हैं। आपको मैंने कई बार बताया भी, काइटो प्रोटोकॉल है जो ओजोन डिपल्शन के लिए एग्रीमेंट बनाया गया है। इसी तरह से पेरिस एग्रीमेंट बनाया गया था। मेरा क्वेश्चन आप लोगों से, पेरिस एग्रीमेंट कौन से कॉप मीटिंग के अंदर बनाया गया था? तो अभी रिसेंटली COP 26 होने वाली है, मतलब जो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क क्लाइमेट चेंज की जो मीटिंग होती है, यूनाइटेड नेशन की मीटिंग होती है, उसको COP बोलते हैं, कॉन्फ्रेंस ऑन पार्टी। तो ये 1 2 3 करते करते अभी रिसेंटली 26 मीटिंग होने वाली है, जो कि नवंबर 2021 के अंदर होगी। इस मीटिंग के अंदर बेसिकली यही डिसाइड किया जाएगा कि किस तरह से हम अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना हमारे लिए एक बहुत बड़ा इशू बन चुका है। क्योंकि हर कंट्री क्या करती है, कार्बन एमिशन दबा के कर रही है, जिसके चलते क्या हो रहा है कि ओजोन में डिपल्शन आ रहा है, जो ग्रीन हाउस गैसेस का जो कंपोजिशन है वो बिगड़ चुका है, जिसकी वजह से जो क्या हो रहा है, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है। और जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, अल्टीमेटली जो ग्लेशियर्स है वो मेल्ट होंगे, और जब ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे तो क्या होगा, इससे जो सी लेवल है वो हमारा इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा। तो इसको लेकर एक बहुत बड़ा कंसर्न यहाँ पर बताया गया है। तो ये सारी चीज़ आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी लिखा हुआ कि जो अर्थ का एवरेज टेम्परेचर है वो 1.5 डिग्री सेल्सियस से बढ़ना चाहिए, जबकि अभी बढ़ कितने से रहा है, 2% से बढ़ रहा है। तो ये IPCC की पूरी मीटिंग है, जिसके अंदर यही सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस की गई हैं। ग्लोबल वार्मिंग को लेकर बताया गया, सी लेवल जो बढ़ रहा है, जिस तरह से कोस्टल एरिया हमारे खत्म होते जा रहे हैं, बाढ़ की समस्या बढ़ती जा रही है, हीट बढ़ता जा रहा है, और मेल्टिंग की वजह से जैसे गाँव के अंदर बाढ़ आ जाती है, जो लो एरिया रेंज है उनमें बाढ़ तो हमेशा ही दिखे, जैसे बिहार देख लो, आप उत्तराखंड देख लो, इनके अंदर क्या होता है, ग्लेशियर्स मेल्ट की वजह से भूस्खलन होना शुरू हो जाता है, लैंडस्लाइड जिसे बोलते हैं। तो ये सारी समस्याओं का जो सबसे बड़ा प्राइम रीज़न है, दैट इज़ ग्लोबल वार्मिंग। इस बात को लेकर IPCC ने अपनी रिपोर्ट भी जारी की 2021 में, और ये बताया कि अगर हमने इसमें सुधार नहीं किए और मेजर चेंजेस इसके अंदर अगर नहीं किए गए, तो आने वाले टाइम के अंदर वो दिन दूर नहीं जब ग्लेशियर्स मेल्ट होकर इतने ज़्यादा पानी भर जाएगा कि जितने भी हमारे जैसे इंडिया हो गया, जितने भी समुद्र के पास जितने टापू हैं वो धीरे धीरे क्या होने लगेंगे, ख़त्म होने लगेंगे। ठीक है, तो ये एक न्यूज़ थी। तो आपको आई होप समझ आ गया हो कि अच्छा, आपको ना IPCC हमेशा याद रखना चाहिए, IPCC क्या होता है। ठीक है, चलिए इसके बाद अगर हम आगे चलें तो यहाँ पर कहा गया इम्प्रूविंग द इकोनॉमिक गेम। अब ये क्वाड ग्रुप को लेकर यहाँ पर बात बोली गई है। अच्छा, मैं रिपीट कर दूँ कि अभी जैसे ऑकस एक नया ग्रुप बना है, क्वाड ग्रुप हमारा पहले बना हुआ था। आपको ना देखो, डेली चीज़ें बताने से आपको लर्न हो जाएगा। देखो मैं रिपीट कर रहा हूँ, क्वाड ग्रुप क्या है, क्यों है और क्यों बनाया गया। मैं 3 क्वेश्चन के आंसर दूंगा। सबसे पहले क्वाड ग्रुप जो है, क्वाड्रिलेटरल, जैसे 4 भुजाएं होती है, उसी तरह से 4 कंट्रियों ने मिलकर अपना एक क्वाड ग्रुप बनाया, जिसके मेंबर कंट्रीज अगर हम बात करें तो याद करो, मैं आराम से बोलूँगा। एक हमारा भारत, प्यारा भारत, इंडिया। दूसरा सबसे जो पावर कंट्री मानी जाती है, सुपर पावर कंट्री, दैट इज़ USA। तीसरा ऑस्ट्रेलिया, और चौथा इसके अंदर अच्छा जापान। तो आपका ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया और USA, इन चारों कंट्रियों ने मिलकर अपनी एक अलायंस बनाई, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड ग्रुप बोलते हैं। यानी क्वाड मतलब 4 कंट्री है। अब ये जो क्वाड ग्रुप है, बेसिकली इसको बनाने का पर्पज़ क्या था? पर्पज़ ये था कि आप जो भारत का मैप देखते हो उसमें जो सी लेवल आप देखते हो, ठीक है, तो नॉर्दर्न ईस्टर्न इलाके में, यानी अगर हम कहें तो इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर जो चाइना है वो अपना दबदबा बढ़ा रहे हैं। चाइना जो है, जैसे आप जानते हैं, चाइना की पॉलिसी ही क्या है कि लैंड हो तो उसको कैप्चर कर लो, और सी हो तो उस पर अपना दबदबा बना लो, और कह दो ये हमारा है। तो चाइना अनवांटेड तरीके से, अनप्लीजेंट तरीके से इंडो पैसिफिक चाइना रीजन पर अपना दबदबा बढ़ा रहे हैं। तो इस चीज़ को टैकल करने के लिए इन 4 कंट्रियों ने अपना क्या बनाया, एक ग्रुप बनाया, ताकि जो इंडो पैसिफिक रीजन पर जो चाइना का कब्जा है इसको ख़त्म किया जा सके, या एक लेवल पे कम किया जा सके। तो ये क्वाड ग्रुप था। लेकिन देखा गया कि क्वाड ग्रुप के अंदर वो चीज़ें नहीं मिल पा रही जो आउटपुट हमें चाहिए था। तो इस बात को लेकर एक नया यहाँ पर ग्रुप बनाया, और आपको पता होगा रिसेंटली मैंने इस पर बात भी की थी, ऑकस ग्रुप, AUKUS। तो इसके अंदर क्या था, एक ऑस्ट्रेलिया, एक आपका USA और UK, इन 3 कंट्रियों ने मिलकर एक ग्रुप बनाया। अब ये जब ग्रुप बनाया गया तो ये बेसिकली क्वाड ग्रुप का ही एक एक्सटेंशन पार्ट यहाँ पर बोला जा रहा है कि क्वाड जिस तरह से, उसी तरह से ये 3 कंट्रियों का ग्रुप है जो कि किस पर काम करेगा, इंडो पैसिफिक रीजन पे। जब चाइना को पता चला कि क्वाड ग्रुप तो ऑलरेडी है ही, उसके बाद एक और ग्रुप बना दिया इन्होंने AUKUS करके, तो भाई साहब फिर तो चाइना का कहने क्या था। चाइना ने कहा कि आप ये सब हमारे लिए करो, ये चीज़ हमें पता है, तो क्या फ़र्क पड़ता है, आपको पता है तो अच्छी बात है। तो यहाँ पर इसी बात को लेकर बात बोली कि हो सकता है कि जो ऑब्जेक्टिव क्वाड ग्रुप ने नहीं पूरे कर पाए, वो आने वाले टाइम के अंदर ऑकस ग्रुप ये पूरा काम कर पाए। ठीक है, चलिए ये एक छोटा सा यहाँ पर पॉइंट था। इसके बाद अगर हम आगे चलें यहाँ पर, तो WHO टाइट ग्लोबल एयर क्वालिटी नॉर्म्स। अब यहाँ पर ये पॉइंट है, आपको याद है पेज नंबर 1 पे एक छोटा सा आर्टिकल था, मैंने कहा था इसको आगे डिस्कस करूँ, तो ये वही वाला आर्टिकल है।
अब देखो WHO ने क्या बोला है, WHO ने अपने पास क्या था ना कि जैसे आप जानते हो हर चीज़ के नॉर्म्स सेट कर दिए जाते हैं कि इस लिमिट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इस लिमिट से कम नहीं होना चाहिए। तो WHO ने कुछ लिमिट्स अपनी सेट की हुई थी एयर क्वालिटी इंडेक्स को लेकर। तो ये लिमिट जब सेट की गई थी वो ईयर था 2005 से लेकर अभी तक इसमें कोई चीज़ नहीं की है, लेकिन अब जाके 2021 के अंदर यानी कल की डेट में जो WHO है इन्होंने अपने नॉर्म्स को क्या किया है, चेंज किया है। नॉर्म्स को चेंज किया है जैसे पहले आप यहाँ पर देखो डेटा यहाँ पर, तो WHO ने क्या था, पार्टिकुलर मैटर 2.5। अच्छा PM 2.5 का मतलब क्या होता है, पार्टिकुलर मैटर्स। अब ये क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, ये छोटे छोटे मैटर्स होते हैं। अच्छा कभी आप देखना कि धूल मिट्टी वाली जगह पर रात में जाना और वहाँ पे टॉर्च जलाना, तो आप देखते हो जो डस्ट के छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो हमेशा उठते रहते हैं। वो ऐसे पार्टिकल है कि जब हम सांस लेते हैं तो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर वो आसानी से चले जाते हैं, फिर वो हमारी लंग्स में डिसीज करते हैं, सांस लेने की बीमारी, अस्थमा की बीमारी, इस टाइप की बीमारी हमारे अंदर पैदा है। और ये आर्टिकल इतने छोटे होते हैं ना जिनकी रेंज, जैसे हमारा जो बाल होता है, अगर एक बाल अगर हम सर का काटें उसका 2.5 हिस्सा जो होता है, इतना छोटा वो डस्ट का पार्टिकल होता है, इसी को बोलते हैं पार्टिकुलेट मैटर 2.5। तो हमारे यहाँ पर जो पार्टिकुलेट मैटर है, धूल मिट्टी तो वो है ही, लेकिन उसमें भी जो बारीक मिट्टी होती है, बारीक कण, उनको बोलते हैं पर्टिकुलर मैटर 2.5। तो जो पर्टिकुलर मैटर 2.5 था पहले WHO ने कहा था ये 10 होना चाहिए, जो कि अब इसको चेंज करके कितना कर दिया, 5 कर दिया, ठीक है। और वैसे इंडिया के अंदर ना इसकी अपनी अथॉरिटी नाक, NAAQS, फुल फॉर्म आप लोग बताना। तो हम ना WHO की बातें ऐसी बात नहीं मानते नहीं है, बिल्कुल मानते हैं, लेकिन हमने WHO की तरह अपनी खुद की हमने मैनेजमेंट बना रखा है जिसका नाम क्या रखा है, नाक। तो हम नाक के प्रोविजन को फॉलो अप करते हुए चलता है। इवन WHO के भी करते हैं, नाक के भी करते हैं, बट नाक जो है ना वो बहुत एडवांस लेवल पे चलता है। WHO ने जो काम नहीं किया तो वो नाक पहले ही कर देता है। इस वजह से क्या है ना कि हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई WHO के स्टैंडर्ड को सेट करवाने से, ठीक है। तो यही बात यहाँ पर सिंपल सी बोलेगी कि आने वाले टाइम के अंदर अगर हमें अपने पास चीज़ों को संभालना है तो WHO के इन नॉर्म्स को फॉलो करना पड़े। चलो अब आपने देख लिया होगा, मैंने यहाँ न्यूज़पेपर में नाक की फुल फॉर्म दे रखी, मैं भी आपको बता देता हूँ। नेशनल एम्बिट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड क्या है, नेशनल एम्बिट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड। ये नाक बेसिकली इंडिया के लिए काम करती है, जैसे WHO पूरे वर्ल्ड के अपने 193 नेशंस के लिए काम करती है, उसी तरह से नाक जो है बेसिकली इंडिया के लिए काम करती है, जो एयर क्वालिटी इंडेक्स को सेट करती है और बताती है कि कितनी एयर क्वालिटी इंडेक्स भारत के अंदर होनी चाहिए, और अगर ऐसी नहीं होती तो उसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन यहाँ पर लिया जाता है। तो बस इस आर्टिकल में आपको यही समझना था कि WHO के जो नॉर्म्स 2005 में सेट किए गए थे, इनको अभी हाल ही के अंदर क्या किया गया, अमेंड किया गया, ठीक है। चलिए इसके बाद यहाँ पर एक छोटा सा आर्टिकल है, टेररिज्म नोज नोन नो एज सेज NIA, ठीक है। जो NIA है इसने बोला कि जो टेररिज्म है इसकी अपनी कोई एज नहीं होती है। जैसे अगर कोई बच्चा है मान लो और वो टेररिज्म की एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उसे नाबालिग समझ के छोड़ दें। ऐसे केस में उसे नाबालिगता का जो पर्दा है उसको उसकी आड़ में आगे वो टेररिज्म को प्रमोट कर रहा है, तो ये गलत चीज़ है। तो यहाँ पर NIA के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई और कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति टेररिज्म की एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहा है और वो नागरिकता की आड़ में अपने आप को बचाना चाहे तो वो नहीं बचा सकता, क्योंकि नागरिकता नहीं बोलना चाहिए बल्कि माइनॉरिटी बोलना चाहिए, कि वो माइनर है वो अपने आप को बचा ले, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो याद रखना जो टेररिज्म है उसमें माइनॉरिटी ऐसी चीज़ों को नहीं देखा जाएगा। अगर आप टेररिज्म की एक्टिविटी में, फिर आपकी जितनी भी एज हो वो मैटर यहाँ पर नहीं करती है, आप टेररिज्म की एक्टिविटी में आओगे। तो यहाँ पर पॉइंट क्या आता है कि सर आप एक बात हो, ये UAPA क्या होता है और NIA क्या होता है। चलो मैं दोनों ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको बताता हूँ जो हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो NIA में NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ये जीएस पेपर नंबर 2 के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी NIA क्या है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, बाकायदा इसके लिए स्टैट्यूटरी एक्ट भी बनाया गया था सन 2008 के अंदर, जिसकी फुल फॉर्म है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट 2008। ये आपकी एक सेंट्रल बॉडी है। अब इसके अंदर देखना ये काम क्या करती है, यहाँ पर इसके फंक्शन भी दे रखे हैं। सबसे पहला फंक्शन यहाँ पर ये दे रखा है कि जो टेररिज्म है उसको टैकल करने के लिए बनाया गया है। देखो NIA का मेन काम क्या होता है कि जो टेररिज्म की एक्टिविटीज़ हो रही हैं उनको कम करना। अब कम करने के लिए क्या करती है, अपनी पूरी गाइडलाइंस वगैरह बनाती हैं। तो टेररिज्म को रिमूव या प्रोटेक्ट करने के लिए क्या है, ये ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर बनाई, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, दिल्ली के अंदर है। लेकिन अगर हम इसके ब्रांच ऑफिस की बात करें तो आपको हैदराबाद में मिल जाएगी, गुवाहाटी में मिल जाएगी, कोची में, लखनऊ में, मुंबई, कोलकाता, रायपुर और जयपुर के अंदर। अच्छा NIA की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, देखो NIA की ज़रूरत इसलिए पड़ी, अगर आपको याद होगा तो भारत के अंदर एक बहुत बड़ा टेररिज्म हुआ था 2008 के अंदर। आपको याद है मुंबई में अटैक हुआ था जिसके अंदर वो रतन टाटा के जो होटल है यानी ताज होटल, उसके अंदर इन्होंने एंट्री मारी और कई सारे, और हमें ये सिखा दिया कि हमारे यहाँ भी आज भी जो है वो सिक्योरिटी उतनी कारगर नहीं है। और इस तरह से एक टेररिस्ट एक्टिविटी इंडिया के अंदर 2008 के अंदर हुई। तो उसके बाद से हमें ऐसा लगने लगा कि अगर इस तरह से टेररिज्म बढ़ेगा तो आने वाले टाइम के अंदर इंडिया पे तो कोई भी कब्जा कर लेगा। तो उस चीज़ को टैकल करने के लिए NIA का गठन किया गया, जिसका मेन काम क्या होता है, ये ढूंढना कि टेररिस्ट कहाँ से आ रहे, कहाँ से नहीं आ रहे, और उसको किस तरह से रिमूव किया जा सकता है। तो आप समझ गए हो कि इसका जो मेन नींव है वो 2008 में
इस एक्टिविटी को रखकर, यानी जो मुंबई अटैक हुआ था, मुंबई टेरर अटैक हुआ था, उसको काउंटर करने के लिए ये चीज़ यहाँ पर बनाई गई थी। ठीक है, तो एनआईए क्या है, ये एक स्पेशल बॉडी है जो कि क्या करता है, यहाँ पर सारी चीज़ों को देखता है। अच्छा, अगर हम यूएपीए की बात करें तो यूएपीए क्या है, थी अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट 1967। अब ये क्या करता है, ये भी डील करता है कि अच्छा यूएपीए एक्ट में अगर किसी ने उस एक्ट के तहत ये बोल दिया कि अगर इसने जो क्राइम किया वो टेररिस्ट एक्टिविटी के अंदर आता है तो उसको हम टेररिस्ट डिक्लेयर कर देते हैं। ये आप कह सकते हो एनआईए और यूएपीए ये दोनों मिलकर साथ में काम करती हैं, तभी कोई काम यहाँ पर हो पाता है। ठीक है, चलो, तो ये वाला आर्टिकल क्या बोलता था, सिंपल सा बोलता था कि आने वाले टाइम के अंदर अगर हमें ज़रूरत पड़े कि अगर हमें किसी को टेररिस्ट डिक्लेयर करना हो तो उसमें एज मैटर नहीं करेगी, क्योंकि टेररिज्म की कोई अपनी एज नहीं होती है। ठीक है, बोलो क्लियर हुआ ये चीज़। चलो, इसमें एनआईए और यूएपीए हमारे लिए मेन था। इसके बाद अगर हम आगे चलें यहाँ पर तो एक छोटी सी न्यूज़ है कि एनडीए में अभी तक वुमेन की एंट्री के ऊपर रेस्ट्रिक्शन थी, क्योंकि वुमेन को फिजिकली स्ट्रांग नहीं माना जाता था, ऐसा गवर्नमेंट का कहना था। बट अब क्या है कि जिस तरह से वुमेन एम्पावरमेंट को हम इंकरेज कर रहे हैं, उस हिसाब से अब जिन जगहों पर हम वुमेन की एंट्री नहीं करते थे उन जगहों पर भी अब हम वुमेन की एंट्री यहाँ पर दे रहे हैं। तो ये कहा जा रहा है कि एनडीए के अभी जैसे सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि जो वुमेन एम्पावरमेंट है हम उसको बढ़ावा देना चाहते हैं, तो जिस तरह से जो मेंस अपने एग्ज़ाम दे सकते हैं उसी तरह से वुमेन्स भी अपने एग्ज़ाम यहाँ पर दे सकते हैं, उसको बढ़ावा देते हुए यहाँ पर बात की गई थी। तो अभी रिसेंटली एक न्यूज़ यहाँ पर ये आ रही है कि अभी जो एग्ज़ाम होने हैं एनडीए के, तो उन एग्ज़ाम्स के अंदर वुमेन्स का पार्टिसिपेशन बढ़ा देना चाहिए। यहाँ पर कहा ही जा रहा था कि नो डाउट हम एनडीए के अंदर वुमेन का पार्टिसिपेशन बढ़ाएंगे, लेकिन 2022 में जो एग्ज़ाम होने के लिए ना हम वहाँ से वुमेन की एंट्री दिलाएंगे। लेकिन अब ये कहा जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि आप 2022 में क्यों कर रहे हो, अभी जो नवंबर 2021 में एग्ज़ाम होने हैं आप इसी में वुमेन को पार्टिसिपेट करवा दो। मतलब आप 6 महीने 7 महीने बाद क्यों करोगे, जब वो काम आपको करना ही है तो अभी कर लो। तो अभी देखते हैं कि क्या होगा, लेकिन कहा ही जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि जो अभी एनडीए के एग्ज़ाम नवंबर में होने हैं उनके अंदर भी वुमेन्स को पार्टिसिपेट करने का मौका यहाँ पर दिया जाए। दोस्तों, यहाँ से आपको सीखने को क्या मिलता है, सीखने को ये मिलता है कि वुमेन एम्पावरमेंट को जिस तरह से भारत ने अपना एक कैंपेन चलाया था उसको इंकरेजमेंट यहाँ पर मिल रही है। ठीक है, चलिए इसके और अगर हम आगे चलें यहाँ पर तो इसको मैं कवर नहीं करूँगा क्योंकि कुछ खास नहीं है। अब यहाँ पर एक बात चलिए, राइजिंग क्राइम वरियर राजस्थान पुलिस के द्वारा ये बोला है कि क्राइम जो है वो दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। दोस्तों, क्राइम को लेकर मैं आपको एक रिपोर्ट दिखाता हूँ। रिपोर्ट क्या दिखाता हूँ आपको, एक फ़ोटो दिखाता हूँ, आपको उससे ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। वेट, ये रही। अगर हम क्राइम रिपोर्ट की देखें, ठीक है, क्राइम रिपोर्ट की अगर हम देखें, सबसे ज़्यादा जो क्राइम सन 2020 के अंदर देखने को मिला वो तमिलनाडु। दोस्तों, ये तब की रिपोर्ट दिखा रहा हूँ जब भारत में लॉकडाउन चला था, पहला लॉकडाउन जो 2020 में लगा था अराउंड, मुझे जो जहाँ तक डेट याद है आई थिंक ये 22 मार्च को लगा था। तो जब लॉकडाउन लगा तो उस टाइम तो लोग बाहर नहीं निकल रहे थे, बावजूद इसके क्राइम बहुत ज़्यादा हुआ। देखा गया अभी तक सबसे ज़्यादा क्राइम 2020 के अंदर हुआ, और सबसे ज़्यादा जो हुआ वो तमिलनाडु के अंदर हुआ, फिर केरला, और थर्ड नंबर पे आता है हमारा प्यारा सा दिल्ली, और सबसे कम जो हुआ सिक्किम में हुआ, मणिपुर और नागालैंड। मतलब क्राइम तो देखो हर जगह होता है, बट थोड़े बहुत क्राइम तो चलो वो टॉलरेबल है, लेकिन इतने मेजर क्राइम टॉलरेबल बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, अगर हम और आगे की अगर इसमें रिपोर्ट की बात करें तो अगर हम नंबर ऑफ़ केसेस की देखें तो जो कम्युनल राइट्स, अच्छा राइट्स मतलब दंगे, जो कम्युनल दंगे होते हैं वो 2019 में 438 थे, जो 2020 के अंदर बढ़ के 857 हुए, यानी 96% से इंक्रीज देखने को यहाँ पर मिला। कास्ट को लेकर दंगे 492 थे, जो 2020 के अंदर 736 हो गए। अगर हम अग्रेरियन मतलब जो एग्रीकल्चर राइट्स होते हैं, दंगे होते हैं, वो 1580 थे, जो 2188 हो गए। अब देख पा रहे हैं हर जगह हमारा डेटा इंक्रीज होता है। अगर हम टोटल बात करें 2019 का जो टोटल था वो था 45,985, जो बढ़कर हो गया 51,606। तो यहाँ से आपको देखने को मिला है कि लॉकडाउन तो नाम का लॉकडाउन था, लेकिन दंगे पहले से भी ज़्यादा बढ़ गए हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी। ठीक है, चलिए अब हम अपने न्यूज़ पर आते हैं वापस। ये रहा, तो ये छोटा सा एक न्यूज़ था जो मैंने आपको यहाँ पर कवर कर दिया। और बाकी आसाम और मिज़ोरम को लेकर, जैसे आप जानते हैं आसाम और मिज़ोरम जो है वो आसाम की लैंड पर धीरे धीरे कैप्चर करती आ रही है, अपना लैंड एरिया बढ़ाती आ रही है। तो एक छोटी सी फोटोग्राफ है जिसमें आप देख सकते हैं किस तरह से मिज़ोरम और आसाम की जो लैंड है उसको यहाँ पर डिवाइड किया गया है। ठीक है, चलिए इसके बाद अगर हम आगे चलें, बिजनेस सेक्शन की हमारी न्यूज़ आ गई, तो यहाँ पर एक छोटी सी न्यूज़ ये आ रही है कि LIC, दोस्तों आप ये जो बिल्डिंग देख रहे हो ना, ये हमारे LIC की बिल्डिंग है जो कि दिल्ली के अंदर स्थित है, कनॉट प्लेस CP के अंदर। और इस LIC के अंदर मैंने खुद ने भी काम किया हुआ, और आज उसकी फ़ोटो में लगी हुई देख रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो LIC के अंदर क्या था कि बेसिकली LIC ने ये बोला कि उन्होंने अभी IPO लॉन्च किए थे, इनिशियल पब्लिक ऑफर्स लॉन्च किए थे, शेयर्स लॉन्च किए थे। तो इन्होंने साफ साफ बोला है कि उसमें चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट हम बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करें, मतलब चाइना के लोग इसमें बिल्कुल भी इन्वेस्ट ना करें, और अगर उन्होंने कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट
इन्वेस्टमेंट की तो हम उनकी इन्वेस्टमेंट को बिल्कुल अलग कर देंगे, मतलब चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट। क्योंकि आप जानते हैं कि जब ये कोविड-19 चल रहा था तो जब इसका लूप होल निकाला गया, कि लूप होल क्या निकाला गया, मतलब इसका ओरिजिन पॉइंट निकाला गया, तो ये पता चला कि चाइना की वुहान लैब से, वुहान में जो एक लेबोरेटरी है वहाँ पर ये बायोलॉजिकल प्रोसेस है इस वायरस को यहाँ पर बनाया गया। जब ये पता चला, माना कि चाइना ने उस चीज़ को डिक्लेयर नहीं किया या एक्सेप्ट नहीं किया, बट देखो सच तो सबको ही पता है। अब यहाँ पर क्या हुआ कि चाइनीज़, जैसे आप जानते हैं कि टिकटॉक वगैरह चाइनीज़ कई सारी मोबाइल ऐप्स थी जिनको हमने बैन किया, तो यहाँ पर एक LIC की तरफ से कदम उठाया गया कि जो उनके IPOs हैं उन IPOs के अंदर चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट वो बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करेंगे। ठीक है, ये है। इसका एक न्यूज़ यहाँ पर ये आ रही है कि जिस तरह से आप जान रहे हैं कि पेट्रोल जो है वो आज की डेट में कितना ज़्यादा महंगा हो चुका है, पेट्रोल से पॉल्यूशन भी बहुत ज़्यादा फैल रहा है, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या आ रही है, तो इसका एक बहुत अच्छा सोल्यूशन निकल के जो आ रहा है दैट इज़ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। इलेक्ट्रिक व्हीकल एक बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव ऑप्शन है हमारे पास है। तो यहाँ पर क्या है ना कि जो ऑडी की जो मेन पर्सन है दैट इज़ बलवीर सिंह ढिल्लोन, इन्होंने साफ साफ बोला है कि अगर भारत सरकार जो है वो इम्पोर्ट ड्यूटी कम कर दे इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल से, तो इंडिया में भी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल जो है वो आसानी से कम कॉस्ट पर अवेलेबल होगा और लोग पेट्रोल वेरिएंट को छोड़ के, डीजल वेरिएंट को छोड़ के पेट्रोल वेरिएंट, इलेक्ट्रिक वेरिएंट के ऊपर शिफ्ट हो सकते हैं। बस शर्त है कि गवर्नमेंट जो इम्पोर्ट ड्यूटी लगा रही है ना इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स पे, वो कम कर दे। जैसे मान लो लिथियम की, अगर हमें एक कार के अंदर अगर इलेक्ट्रिक कार है उसमें लिथियम बैटरी की ज़रूरत है और वो लिथियम बैटरी हमारे इंडिया में नहीं बल्कि चाइना में अवेलेबल है, तो जब हम इंपोर्ट करते हैं तो वो जो इंपोर्ट ड्यूटी है अगर वो इतना ज़्यादा लगा हो तो अल्टीमेटली कार की कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो लोग पेट्रोल की कार क्यों खरीदें? बिकॉज हमारे इंडिया के अंदर क्या है ना, सस्ती चीज़ पर ज़्यादा फोकस करते हैं, लॉ ऑफ डिमांड की, डिमांड कम, प्राइस कम होगी तो डिमांड उसकी बढ़ा देंगे। तो यही चीज़ बोलिए यहाँ पर इंपोर्ट ड्यूटी को कट डाउन करने की यहाँ पर बात बोली है। अगर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की डिमांड बढ़ाना चाहते हो तो इंपोर्ट ड्यूटी को आपको यहाँ पर कम करना पड़ेगा। ये ऑडी के मालिक ने यहाँ पर ये चीज़ बोली और मुझे भी लगता है ये बिल्कुल सही बात बोली गई। ठीक है, इसके यहाँ पर थोड़ा वर्ड सेक्शन पर चलते हैं। वर्ड सेक्शन के अंदर ये जो तालिबानी के जो फॉरेन मिनिस्टर है आमिर खान, इन्होंने बोला, आमिर खान मस्तकी, इन्होंने बोला कि हमें ना यूनाइटेड नेशन में, अब आप जानते हो मैंने आपको यूनाइटेड नेशन पर एक वीडियो बताई थी, इकोनॉमिक सीरीज चैनल पर डाली थी, तो यूनाइटेड नेशन में 195 में से 193 कंट्रीज़ की मेंबर कंट्रीज़ हैं, सभी के रिप्रेजेंटेटिव आते हैं। तो यूनाइटेड नेशन का ये कहना है कि हम UN के अंदर एड्रेस करना चाहते हैं, एड्रेस मतलब अपनी बात को रखना चाहते हैं। अब एक बात सोचो कि ये अफगानिस्तान नहीं है, ये तालिबानी ग्रुप है। अगर हमने तालिबानी ग्रुप को यूनाइटेड नेशन में अपनी बात रखने का मौका दिया तो अल्टीमेटली क्या है कि हम तालिबानी ग्रुप को बढ़ावा दे रहे हैं, जो हम बिल्कुल भी यहाँ पर देना नहीं चाहते। तो यहाँ के जो स्पोक पर्सन है उनका यही कहना है कि यूनाइटेड नेशन के अंदर हमें जो है एक परमानेंट जैसे सीट हर कंट्री की दी जाती है वो सीट भी दी जाए, जो अभी कुछ टाइम के लिए रेस्ट्रिक्ट कर दी गई थी, और हमें स्पोक पर्सन अपनी बात रखने का यहाँ पर मौका दिया जाए। तो अभी इस बात को लेकर कई सारी कंट्रियों ने बायकॉट कर दिया और कहा कि नहीं, इस टाइप का कोई काम नहीं किया जाएगा, क्योंकि हमने उनको मौका दिया बोलने का। तो अल्टीमेटली हम क्या कह रहे हैं कि अफगानिस्तानी, हाँ तालिबान नाम की भी एक कंट्री है जो कि हम इनकरेज बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर क्या, बाइडन ने जो है वो मैक्रोन से बात की और जो उनकी जो टेंशन है उसको दूर किया। आप यहाँ पर फोटोग्राफ में देखो US के प्रेसिडेंट जो बाइडन और वो है फ्रांस के हमारे मैक्रोन। तो यहाँ पर क्या हुआ कि आप जानते हैं जब से ऑगस्ट ग्रुप बना है AU के US, तो ऑगस्ट ग्रुप में 3 कंट्री हैं, ऑस्ट्रेलिया, UK और अपना USA। तो क्या हुआ कि ऑस्ट्रेलिया के पास सबमरीन नहीं थी, न्यूक्लियर सबमरीन, तो उसने क्या किया, फ्रांस के साथ डील किया था और ये डील जो है हमारी $66 बिलियन की हुई थी, जिसमें फ्रांस ने कहा था कि आप हमें पैसे दो, एग्रीमेंट करो और हम आपको ये जो न्यूक्लियर सबमरीन है ये आपको प्रोवाइड करवा देंगे 2032 के अंदर। तो ऑस्ट्रेलिया के पास वो थी नहीं, उन्होंने कहा चलो ठीक है। लेकिन जैसे ही ऑस्ट्रेलिया इस ग्रुप के अंदर शामिल हुआ UK और USA के साथ, तो UK और USA ने बोला कि वो सबमरीन तो वहाँ से ले लो, तो हमसे ले लो, पैसा हमें दो, हम तुम्हें अभी के अभी दे देंगे। तो ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया कि जो सबमरीन की जो डील थी फ्रांस से उसको कैंसिल कर दिया और वो डील किससे कर ली, UK और USA से कर ली। तो इस बात को लेकर फ्रांस बहुत ज़्यादा चिंतित हो गया और फ्रांस इतना ज़्यादा गुस्से में आ गया कि USA और UK के अंदर जो उनके डिप्लोमेट्स थे, फॉरेन डिप्लोमेट्स थे, उनको अपने वापस कंट्री में बुला लिया। तो इस बात को लेकर जो बाइडन ने उनके साथ मीटिंग की और मीटिंग करके ये डिसाइड किया कि तुम परेशान मत हो, मतलब आपसी मतभेदों को यहाँ पर दूर किया गया। इसके बाद दोबारा से जो डिप्लोमेट्स बुलाए गए थे उनको वापस वहाँ डिप्लॉय कर दिया गया। तो ये बात यहाँ पर बोली गई है। अब हम बात करें यहाँ पर बिजनेस सेक्शन की, तो बिजनेस सेक्शन के अंदर आज हम बात करते हैं कि वो टॉप 50 कंपनियां कौन कौन सी है जो आज की निफ्टी के अंदर हमारी कवर होती हैं। तो टॉप 50 कंपनीज की अगर हम बात करें तो वो है हमारी अडानी पोर्ट, एशियन पेंट, एक्सिस बैंक, बजाज ऑटो, बजाज फाइनेंस सर्विसेज, बजाज फाइनेंस, भारतीय एयरटेल, BPCL, ब्रिटानिया इंडिया, सिप्ला इंडिया, कोल इंडिया, डेविस लैब, डॉक्टर रेड्डी लैब, एंकर मोटर, ग्लासमिन इंडिया, HCL टेक, HDFC बैंक, HDFC लाइफ, हीरो मोटोकॉम, हिंडल कंपनी, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ICICI बैंक, इंडसलैंड बैंक, इंफोसिस बैंक, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, ITC,
JSW स्टील, कोटक बैंक, L&T, M&M, मारुति सुजुकी, नेस्ले इंडिया, NTPC, ONGC, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, रिलायंस इंडस्ट्री, SBI लाइफ, स्टेट बैंक, श्री सीमेंट, सन फार्मा, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, टाटा मोटर, टाटा स्टील, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, टेक महिंद्रा, टाइटन, अल्ट्राटेक सीमेंट, यूपीएल और विप्रो। अगर हम एक्सचेंज रेट की बात करें तो हमारे पास HDR के अंदर कितनी करेंसीज आती हैं? 5 करेंसी। कौन कौन सी? US डॉलर, यूरो, ब्रिटिश पाउंड, जापानीज येन और चाइनीज़ युआन आती है। ठीक है, तो दोस्तों आज के हिंदू न्यूज़पेपर के लिए हम इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए पीस आउट।